गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज के हम अपने हिंदी कालांश में हमारे पाठ्यपुस्तक के जो सबसे लास्ट अंतिम पाठ है 2.11 समता की ओर, उसको आज हम देखेंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे। हमारे पास ये कविता के रूप में है। समता की ओर। समता की ओर का अर्थ क्या होता है बच्चों? समानता की तरफ बढ़ना। और ये हमारी पाठ्यपुस्तक का अंतिम पाठ है। इसके बाद हमारे जो पोर्शन होता है वो यहीं पे समाप्त होता है हिंदी विषय का। अब इस कविता में हमें जो रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे जी, उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार अभाव यहाँ पे जो समाज में लोग रहते हैं, कुछ उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, कुछ निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, कुछ उच्च से भी निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, समानता नहीं है। मतलब कितने लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि उसका इस्तेमाल किस प्रकार करें। कुछ लोगों के पास इतनी कम चीज़ें हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता क्या बचा कर रखें। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो धनवान है वह निर्धन भाइयों को थोड़ी बहुत सहायता करें। चलो बढ़ते हैं समता की ओर, तभी समाज में समानता आएगी, ऐसा कवि कहते हैं। कवि का परिचय देखते हैं। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्प आयु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। पद्य संबंधी हमारे इस कविता में क्या बताया गया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से, हमारी जो 6 ऋतुएं होती, ऐसे ऋतुएं तो 3 होती हैं लेकिन इसमें हमारी 6 होती हैं, जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। शिशिर कभी जनवरी और फरवरी में पड़ती है, आती है, ये होती है हमारी शिशिर ऋतु। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडी से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव चित्रण किया है, वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। तो बच्चों, हम अपनी कविता देखते हैं। कविता किस प्रकार है बच्चों? यहाँ पर कविता का सरल अर्थ भी मैंने लिखा हुआ है, आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। मैं कविता का सरल अर्थ आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो ये रही आपकी कविता की पंक्तियाँ। इन दो पंक्तियों का अर्थ देखते हुए हम चलते हैं। पहले पूरी कविता देखते हैं। बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुझंटिका है छाई। पड़ता खूब तुषार पदमदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सयार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंद है, पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन, हैं उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। वे सुख से रंगीन कीमती, ओढ़े शाल दुसाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे हैं सुख साधन से पूरित, सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। तो ये रही हमारी पूरी कविता। इस कविता का हम दो लाइन से अर्थ देखते हैं। क्या पूछा है, क्या बताया है? बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुझंटिका है छाई।
बच्चों, जब जोरों की कड़ाके की ठंड पड़ती है तो चारों तरफ कोहरा छा गया होता है, प्रकृति एकदम अंधकार में होती है, कुजंटिका मतलब चारों तरफ धुंधलापन, कुजंटिका मतलब धुंधलापन छाया हुआ है। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया है, अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया। हेमंत ऋतु चली गई है, अब क्या आ गई है, शिशिर ऋतु आ गई है। अब शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंडक के कारण प्रकृति की आभा खत्म हो गई है। आभा, प्रकृति हुई द्युतिहीन, द्युति मतलब चमक, आभा खत्म हो गई है और वह कांति रहित हो गई है, उसमें कोई चमक नहीं है, वह कांति रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंधलका छा गया है, चारों तरफ धुंधलापन छा गया है। और वो कहते हैं कि किस प्रकार प्रकृति का पूरा वातावरण हो गया है। अब आगे बढ़े, आगे की 2 पंक्तियां। पड़ता खूब तुषार पदमदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। पड़ता खूब तुषार, तुषार का अर्थ बर्फ गिरना। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है, इससे तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। पदमदल मतलब कमल के फूल, उनको क्या हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी होती है। मतलब जब बर्फ गिरते हैं, बर्फ गिरने से क्या हो रहा है, जो तालों में कमल के फूल खिले हुए हैं उन्हें कष्ट हो रहा है। तो कवि को ऐसा आभास हो रहा है, कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जब कोई राजा निर्दयी होता है, नृप, नृप मतलब राजा, निर्दयी राजा होता है तो उसके जो विभिन्न प्रकार के अत्याचार से राजा जो अत्याचार करता है तो उससे क्या होती है, प्रजा दुखी होती है। तो इस ठंड से, इस बर्फ गिरने से क्या हो रहा है, पूरा जो वातावरण है कैसा है, एकदम ठंडनुमा है और फूलों को, कमल के फूलों को कष्ट महसूस हो रहा है। आगे क्या है, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अब ठंडी के मौसम में बच्चों सब अपने घर में जाके सोते हैं। ठंडी का जब बहुत जोरों की ठंड होती है तो जल्दी से लोग अपने घरों में चले जाते हैं और बिस्तर में एकदम गर्म कपड़े रहते हैं और सब सोते हैं। लेकिन बाहर श्वान, श्वान मतलब कुत्ता, सियार, सियार एक प्रकार का प्राणी होता है, ये चिल्लाकर रोते, उनको भी ठंड लगती है। देखो कवि कहते हैं रात्रि के समय बहुत ठंड होती है, ऐसे समय लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, पर ठंड के मारे बाहर कुत्तों और सियार जैसे जानवरों का बुरा हाल है। ये असहाय प्राणी चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं। मतलब जो जानवर बाहर घूमते हैं उनको भी तो ठंड लगती है और ऐसी ठंड में वो बाहर चिल्लाते हैं, रोते हैं। आगे कवि कहते हैं अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। और ठंडी के मौसम में आधी रात को अगर घर के बाहर आंगन में निकल के देखो कितना डर लगता है। तो वो कहते हैं आधी रात को यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता है तो वहाँ का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है, क्योंकि आकाश में भी चारों तरफ क्या छाया रहता है, कोहरा छाया रहता है। आगे कहते हैं, आगे की 2 पंक्तियों का अर्थ, तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया। पांडुवर्ण मतलब पीला वर्ण, मतलब चंद्रमा पर भी जब कोहरा छा जाता है तो वो भी पीलेपन में दिखाई देता है। मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट को छाया। ठंडक भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए हुए सफ़ेद हो गया है। मतलब उसके अंदर पीलापन और सफ़ेद ऐसा उसका कलर हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया हो। अब आगे की पंक्तियाँ, अब कवि कहते हैं कि ये तो प्रकृति का वर्णन है। यहाँ तक किसका वर्णन किया गया है कि तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। यहाँ पर पूरी प्रकृति, शिशिर ऋतु की प्रकृति का वर्णन किया गया है।
अब आगे क्या होता है, धनियों के हैं मौज रात दिन, हैं उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। इसका अर्थ होता है जो धनी लोग होते हैं, कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है, क्योंकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंडक में दुख ही दुख है। मतलब जिनके पास इस ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं और घर नहीं हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, तो उनके लिए तो ये मौसम बहुत कष्टदायी है। आगे कवि कहते हैं, वे खाते हैं हलवा पूरी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। किसके लिए कहा गया है? धनिकों के लिए। धनिक वर्ग क्या करते हैं? धनिक वर्ग के लोग हलवा पूरी और ताजी दूध मलाई खाते हैं और ठंडक का आनंद लेते हैं। लेकिन पता है ना बच्चों, ठंडी के मौसम में लोग गरम गरम चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, तली बघारी चीज़ें खाते हैं भाई, जैसे एनर्जी, ठंड, गर्मी मिले, गर्माहट रहे शरीर को। लेकिन गरीबों और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती, यानी कभी कभी उन्हें खाली पेट भी सो जाना पड़ता है, उपवास करना पड़ जाना पड़ता है। आगे, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुसाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। शाल दुसाले मतलब गर्म कपड़ा, शॉल होता है, दुशाल जो ओढ़ने वाला होता है। कवि कहते हैं, धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई असर नहीं होता, वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुसाले ओढ़ते हैं, इससे उन पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता। मगर ऐसे समय गरीबों की बुरी हालत होती है, उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। पाले मतलब कभी कभी बर्फ़ गिरते हैं, ठंडी ज़्यादा होती है, ड्यू ड्रॉप्स गिरते हैं, तो ठंड। धनिक वर्ग को क्या, वो घर में है, मूल्यवान शाल और दुशाल ओढ़ते हैं, गर्म कपड़े हैं उनके पास, लेकिन गरीबों की हालत बुरी होती है, उन्हें दिन और रात दोनों कांपते हुए बिताना पड़ता है। जैसे फुटपाथ पे जो लोग सोते हैं बच्चों, उनके लिए ठंडी का जो मौसम होता है बहुत कष्टदायी होता है कि नहीं, उनके पास गर्म कपड़े नहीं होते। आगे, वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। सुघर घर मतलब सुंदर घर। क्या कहते हैं? वे हैं धनिक वर्ग के लिए, धनिक वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। दूसरी ओर गरीबों और दरिद्रों के घर टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ियों वाले होते हैं और उनमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती, वहाँ सदा उदासी का माहौल होता है, उनके पास कोई सुख सामग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ तो उदासी का माहौल होगा ही। आगे, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सदाती, माता सम थी प्रकृति हमारे पालन करती जाते। कवि कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर करते थे, किसी को पेट भरने यानी अपनी भूख शांत करने के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रकृति से ही हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। वह माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। मतलब माता सम थी प्रकृति, प्रकृति को किसके समान माना गया है? माता के समान माना गया है। तो प्रकृति हमारा पालन पोषण करती थी, तो हमें सारी आवश्यकताएं प्रकृति के द्वारा पूरी हो जाती थी। आगे कवि कहते हैं, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। मतलब यहाँ पर जैसे धनिक वर्ग और गरीब वर्ग के बारे में बताया गया है, तो अंतिम की दो पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य में तो कोई अंतर नहीं होता, भाई धनिक हो चाहे गरीब हो, दोनों तो ही मनुष्य हैं, तो मनुष्य और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार तो होता है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए? उपकार। इसीलिए हमारी कविता का नाम क्या दिया है? समता की ओर। मतलब एक दूसरे की सहायता करो, सभी समान आगे की तरफ बढ़ो, समानता की तरफ बढ़ो। वो कब होगा? जब एक भाई दूसरे भाई पर मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होगी। समझ में आया बच्चों कि कविता में किस प्रकार दो दो पंक्तियों का भावार्थ आपके सामने है।
और यह कविता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ के ही रखना है और यह परीक्षा में ज़रूर आता है, बोर्ड की परीक्षा में इसमें से ज़रूर ही आएगा। और इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, देखो ये आप लिख के रखो। अब पूछा गया है शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन प्रकृति में और धरती पर। प्रकृति कैसी हो गई थी, ऋतुहीन, और धरती में क्या हो गया था, कुजंटिका छाई हुई थी। अब जैसे अगला प्रश्न है जीवन शैली में अंतर स्पष्ट करो। ये आता ही आता है 2 मार्क का, वो भी बहुत सुंदर तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब धनी और दीन दरिद्र में, धनी का क्या होगा, दिन रात मौज, धनी वर्ग करता है, वहीं दीन दरिद्र वाला क्या करेंगे, इनके मत्थे सारे दुख हैं। दूसरा पॉइंट, धनी वर्ग क्या करता है, हलवा पूरी और मलाई खाते हैं, और दीन दरिद्र सूखी रोटी और भाजी भी नहीं मिलती। बरोबर उसके साथ ही अंतर स्पष्ट करना है, तो कैसा अंतर स्पष्ट होना चाहिए, उसी के अनुसार। जैसे पहले में दिन रात मौज मस्ती, तो इस तरह ये मौज मस्ती करते हैं, और इनके लिए दीन दरिद्रों के लिए क्या होता है कि सारे दुख इनके मत्थे मर दिए गए हैं। अब ये क्या करते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, कौन, धनी वर्ग। और दीन दरिद्र वर्ग के लिए क्या होता है, उनको सूखी रोटी और भाजी भी नसीब नहीं होती। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, ये सुख साधन से संपन्न घर के वासी होते हैं, और इनकी तरफ क्या होता है, इनके पास टूटे फूटे घर भी नहीं होते, और होते भी हैं तो घर में उदासी छाई रहती है। चौथा पॉइंट, ठंड में ये ओढ़ते कीमती शाल दुसाले, धनी वर्ग, और हमारा दीन दरिद्र वर्ग क्या होगा, ठंड में इनके कांपते बदन पर ओले ही गिरते रहते हैं। तो इस प्रकार यह जरूर ही आता है परीक्षा में। आगे पूछा है कि ऋतुएं, वसंत ऋतु बताया गया है मार्च और अप्रैल, हिंदी माह के अनुसार चैत्र वैशाख। ग्रीष्म ऋतु मई जून, हिंदी महीना ज्येष्ठ आषाढ़। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, हिंदी माह श्रावण भाद्रपद। शरद सितंबर अक्टूबर, हिंदी माह अश्विन कार्तिक। हेमंत नवंबर दिसंबर, जो इस वक्त है, हिंदी माह अगहन पौष। शिशिर जनवरी फरवरी, हिंदी माह माघ और फागुन। तो इस प्रकार हमने ये देखा। और एक आपके पास निबंध के रूप में विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखो। तो ये टॉपिक भी बच्चों आपको इतना भी पता होना चाहिए कि निबंध के जो टॉपिक होते हैं वो आपकी पाठ्यपुस्तक में से ही आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। जो पाठ्यपुस्तक में नीचे आपके जहाँ पे पाठ समाप्त होता है उसके नीचे जो दिया रहता है वहीं से ही आता है। तो इस प्रकार आज हमने हमारा अंतिम पाठ देखा। तो बच्चों अब इसके बाद आपके प्रीलिम्स भी शुरू होने वाले हैं, आपको पूरी तरह जानकारी हो गई होगी पाठों की कि कौन से पाठ हमारे एग्ज़ाम में बोर्ड में हैं, कौन से पाठ नहीं हैं, हमें किस प्रकार पढ़ाई करनी है, यह आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है। प्रीलिम की तैयारी करो, बोर्ड की तैयारी करो, लिख कर तैयारी करो बच्चों। स्वमत, प्रश्नों के उत्तर जो आप परिच्छेद में से ढूंढते हो वो ध्यान से सही उतार कर लिखो। आप परिच्छेद में से गलत लिखते हो उसे सही लिखो, तभी आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। अच्छे मार्क्स हासिल करना बहुत अच्छा आसान है, बस थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बच्चों अगले कालांश में कुछ नया लेकर आएंगे। यहाँ पर पोर्शन तो ख़त्म होता है, लेकिन ग्रामर से संबंधित कुछ एक नई जानकारी होगी वो लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।